हाँ भाई सुमित, मैंने बोला ना, ये नई म्यूचुअल फंड स्कीम धांसू है। एसआईपी डाल और भूल जा, 5 साल बाद तगड़ा रिटर्न मिलेगा। अरे रिटर्न की बात छोड़, पहले रिस्क देख, कहीं पैसे डूब गए तो। अरे रिस्क तो हर जगह ही यार, और रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, तो पहले तू इन्वेस्ट कर, बाद में मैं करता हूँ। हाँ यार, मैं तो आज ही मैं इस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, और शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे लगाया मैंने। अरे यार, पर शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं उसमें। अरे भाई, उतार चढ़ाव से ही तो खेल बनता है, और मैं तो फिर ब्लू चिप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रवि और सुमित अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्रियंका ने किचन से रवि को आवाज लगाई। रवि जरा इधर तो आइए, देखिए ना ये कुकर फिर से लीक कर रहा है, ढक्कन पकड़ते पकड़ते हाथ जल जाएगा मेरा। रवि फोन को म्यूट करता है और सोफे पर बैठे बैठे ही प्रियंका को आवाज लगाकर कहता है, अरे प्रियंका, इन सब छोटी मोटी बातों के लिए मेरा दिमाग मत खराब किया करो। होता है कुकर, ऐसे ही कभी कभी लीक हो जाता है और कभी कभी ठीक हो जाता है। अपने हिसाब से कुछ जुगाड़ लगाकर मैनेज कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऐसे ही बहुत काम पड़े। इतना कहकर रवि वापस सुमित के साथ बातों में लग जाता है। हाँ सुमित बोल। भाई तेरी इन्वेस्टमेंट वाली बातें सुनकर लगता है तू बहुत आगे जाएगा। तू बहुत बिजी रहता होगा, घर पर ध्यान कैसे देता है? अरे घर पर क्या ध्यान देना, घर तो संभल ही जाता है। मैं घर पर मंथली एक अमाउंट दे देता हूँ और उसके बाद घर को चलाना प्रियंका की जिम्मेदारी है। मेरा फोकस बस अपने काम पर और पैसों को डबल करने में लगा रहता है। प्रियंका जो रवि की बातें सुन रही थी मन ही मन बड़बड़ाती है। हाँ, आपने इस घर पर कभी ध्यान दिया होता तो समझ पाते कि इस घर के खाने पीने के अलावा भी काफी सारी जरूरतें हैं। कभी अपनी मम्मी के पास बैठकर 2 बातें करते तो देख पाते उनकी फटी साड़ियों के छेद को, पर नहीं, आपको इन सब के लिए फुर्सत कहाँ है। प्रियंका, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ लाती हूँ टिफिन, तब तक मम्मी जी के पास बैठ जाइए, उनको आपसे कुछ कहना था। अरे प्रियंका, तुम दिन भर घर पर रहोगी ना, सुन लेना मम्मी की बात क्या कहना है उन्हें। अभी मुझे जल्दी से टिफिन दो, लेट हो रहा है। अब प्रियंका बेचारी, उससे कुछ कहते नहीं बनता। वैसे भी रवि से बहस करना बेकार ही था। उसके सर पर एक ही धुन सवार थी, पैसे कमाने की, प्रॉपर्टीज खरीदने की, इन्वेस्टमेंट की। पर घर की जरूरतों से वो कोसों दूर था, और कोई कुछ कहता तो भी नजरअंदाज कर देता था। आज भी प्रियंका ने कोशिश की, पर हमेशा की तरह उसकी कोशिश बेकार थी। प्रियंका ने उसे टिफिन लाकर दिया और वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी मुस्कान ने अपना स्कूल बैग पैक करते हुए कहा, मम्मी मम्मी मेरी मैथ्स की बुक नहीं है, आज सर ने लाने को कहा था, वरना पनिशमेंट देंगे। अरे बेटा, अपनी किसी सहेली से लेकर काम चला लो ना, अभी मैं मैथ्स बुक नहीं ला सकती तुम्हारी। मम्मी मैं ऐसे मांग कर बुक्स कब तक पढ़ाई करूंगी? मम्मी मेरा पेन खराब हो गया, इंकी नहीं निकल रही, नया लेना पड़ेगा, और मुझे कुछ चार्ट पेपर्स वगैरह भी लेना है, 100 रुपए दे दो, हो जाएगा। अरे बेटा, अभी महीने का बजट बड़ा टाइट है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों का काम कर सकूं। शाम को पापा आएंगे ना, तब बात करूंगी। पापा से बात करेंगी? पापा तो बस फोन में लगे रहते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। कहने को बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ फीस देने से क्या होता है, स्कूल के बाकी भी तो खर्चे है। मम्मी देखो, मेरी शर्ट फटने को है, पर आपको जब भी कहता हूँ नई शर्ट दिला दो, आप कहती हो पापा से बात करूंगी, अब पापा आके सुनते ही नहीं। बेटा, अपने पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो थोड़े बिजी रहते हैं ना, बस इसलिए। मैं बात करती हूँ ना शाम को। सच कह रहे हैं बच्चे, रवि को घर की छोटी मोटी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, अपने बाप पर गया है, बस कमाने और जमा करने में लगा रहेगा, घर की हालत चाहे जैसी हो। अरे भाग्यवान, रवि की गलती तुम मेरे ऊपर क्यों डाले जा रही हो? जब मैं काम करता था, पैसे कमाता था, तब क्या तुमने कभी भी फटी साड़ी पहनी थी? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, आप भी पैसे कमाने में बिजी थे, सुबह से देर रात तक ऑफिस में रहते थे। पर हाँ, आपने कभी मुझे खाने और पहनने की कमी नहीं होने दी। पता नहीं ये रवि किस पर गया है। अब क्या कर सकते, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। आओ बच्चों, मैं तुम दोनों को स्कूल बस तक छोड़ आता हूँ। नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, हम खुद से चले जाएंगे। कल जब आप हमें छोड़ने गए थे तो आप गिरते गिरते बचे थे ना। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि आजकल ना इस चश्मे से भी सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाँ पापा जी, फिर आप रहने दीजिए, घर पर आराम कीजिए। रोनी, मुस्कान, तुम दोनों जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो और स्कूल के लिए निकलो, बस आती होगी। हाँ मम्मी, बस नाश्ता हो गया है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर मुस्कान और रोनी ने अपना स्कूल बैग लिया और स्कूल के लिए निकल गए। शाम को रवि घर आया। आज रवि बड़ा ही खुश था। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, पापा मम्मी, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सबके लिए,
सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। क्या हुआ, कहीं फिर कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट किया या कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई लॉटरी लग गई? बेटा तेरे लिए तो यही सब खुशखबरी है ना। अरे नहीं, उससे भी बड़ी बात है। आज मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी दिखाई, क्या बताऊं, एकदम सपना जैसा घर है, बड़ा सा खुला खुला और लोकेशन टॉप क्लास। वैसे तो मैंने 4 फ्लैट पहले ही खरीद रखे हैं, पर उसे रेंट पर लगाया है, इसमें हम लोग खुद रहेंगे। अरे पर बेटा घर तो ये है हमारे पास, फिर दूसरे घर की क्या जरूरत है? मम्मी ये घर बहुत छोटा है, मुझे तो इसमें अपने किसी क्लाइंट को बुलाने में भी शर्म आती है। वो घर हमारे लायक है। तो फिर कब खरीदने की सोच रहा है? सोच के आ रहा हूं, बस फाइनल करने ही वाला हूं। और ये जो घर है ना, वो आज जिस रेट में मिल रहा है, कुछ दिनों बाद इसकी रेट डबल ट्रिपल हो जाएगी। मतलब ये डील तो सोने पर सुहागा है। बेटा घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन जरा मुझे भी डॉक्टर को दिखा दे। आजकल ना इस चश्मे से सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, शायद पावर बढ़ गया होगा। अरे पापा चश्मा बस थोड़ा गंदा हो गया होगा, साफ कर लीजिए, सब ठीक दिखने लगेगा। मैं आज बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा, ये मौका बार बार नहीं आता। सुनिए जी, बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ किताबें और चीजें चाहिए, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। हाँ, देख लेंगे सब बात में। अभी मुझे निकलना है, देर हो गई तो कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। ऐसा कहकर रवि उठकर चला गया। प्रियंका उसके पीछे कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके कानों में तो बस नई प्रॉपर्टी का ही शोर था। रवि के जाने के बाद प्रियंका ने शोभा से कहा, देखा मम्मी जी, कितने खुश थे नई प्रॉपर्टी को लेकर। उन्हें इस मकान में रहने में शर्म आती है, इसलिए वो नया मकान ले रहे हैं। पर घर की जो हालत है, उनकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी तरफ तो उनका ध्यान तक नहीं है। बेटा ये बात तो है, मुझे दिख रहा है ये हालात, पर उसे क्यों नहीं दिखाई देते। पैसों के पीछे अंधा हो गया है, और आज तो उसने मुझे डॉक्टर दिखाने से भी मना कर दिया एक तरह से। ये बात तो उसकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। प्रियंका की बात को भी कैसे अनसुना करके चला गया वो। घर के सारे बर्तन खराब हो गए, टूटे फूटे से हैं, कुकर खराब पड़ा है, हॉल का पंखा ठीक से काम नहीं करता। बच्चों के और आपके कपड़े तो देखिए, किसी भी तरीके से अच्छे घर के दिखते हैं क्या? सिर्फ घर अच्छा और बड़ा लेने से क्या होता है? हाँ बेटा ये तो सच है, इतने पैसों का करना क्या है जब घर में ही सब खुश ना हो। जब आप लोग इतना सब समझते हैं तो अपने बेटे से कुछ कहते क्यों नहीं, उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाया बेटा उसे, वो कहाँ हमारी सुनने वाला है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, वो तब से ऐसा ही है। पर मम्मी जी ऐसा कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरत है, और फिर वो अपने पापा से क्या सीख रहे हैं। और बेटा हम क्या कर सकते हैं, रवि को समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। हाँ, और कभी मैं उसे समझाने बैठती हूँ ना तो वो उल्टा मुझे ही समझाकर उठकर चला जाता है। प्रियंका बेटा तू ही बोल कर देख ना, शायद तेरी ही कुछ सुन ले। इतना सुनकर प्रियंका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को रवि घर आया, वो बड़ा ही खुश था। उसने आते ही ओमकार से कहा, पापा आखिर मैंने वो मकान खरीद ही लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम जल्दी ही नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह बेटा वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नए मकान में हर चीज नई नई बनवाना, सारी सुख सुविधा होगी तो सभी बहुत खुश रहेंगे। अरे पापा नई चीजों की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो है हमारे पास। ये सारा सामान वहां ले चलेंगे तो काम हो जाएगा। खरीदनी वही चीज चाहिए जिसकी वैल्यू हो। जैसे मैंने ये मकान खरीदा है, अब कुछ दिनों में इसकी कीमत दुगनी हो जानी है। तेरी समझ में बात नहीं आएगी, रहने दे। तभी मुस्कान और रोनी अपने कमरे से रवि के पास आए। उनके चेहरे पर मासूम सी उम्मीद थी। पापा आज मेरी फ्रेंड नई साइकिल लेकर आई थी, पिंक कलर की, बास्केट पे लगी थी आगे। प्लीज पापा अब मुझे भी वैसे दिला दो। और पापा ये देखिए, मेरा बैग तो फटने वाला है, जिप भी अटकती है। स्कूल में सबके पास नया बैग है, बस मेरा ही पुराना है। और शर्ट देखो कितनी टाइट हो गई है। अरे अरे रुक जाओ भाई, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता है ना, हम नया बड़ा मकान ले रहे हैं। देखो अभी ऐसे छोटे छोटे खर्चे मत करो, बड़ा सोचो बड़ा। पर पापा हमें अभी ये सारी चीजें चाहिए, मकान तो है हमारे पास। अभी जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो चलता रहेगा। मकान बड़ी चीज है, समझो। तुम्हें भी मेरी तरफ पैसे के बारे में सोचना चाहिए। फालतू पैसे खर्च करने का क्या मतलब। अब जाओ यहाँ से, होमवर्क करो।
प्रियंका जो रसोई से चाय लेकर आ रही थी, उसे ये सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। वो रवि को ताना मारते हुए बोली, हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। नए मकान में रहेंगी तो शायद हवा ही नई बैग और नई साइकिल बना देगी और हर चीज नए मकान की हवा से ही आ जाएगी। पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियंका, बात को घुमाओ मत। इनडायरेक्टली मुझे ताना दे रही हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूं मैं। सब समझ रही हूँ। बच्चों की जरूरतें बाद में, मकान पहले। कपड़े फटे, बैग टूटे, बर्तन टूटे, पर मकान बड़ा होना चाहिए, बस। प्रियंका, तुम्हारी ना सोच ही एकदम छोटी है। तुम्हें समझाना बेकार है। सामान की पैकिंग करना शुरू करो। हम 1-2 दिन में ही उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूं। ऐसा कहकर रवि कमरे में चला गया। प्रियंका बस उसे देखती रह गई। अगले दिन सुबह से घर में हलचल थी। हर जगह कार्टन, टेप और बबल रैप बिखरे पड़े थे। प्रियंका बर्तनों की पैकिंग कर रही थी, तभी रवि ड्राइंग रूम में आया। उसे देखकर प्रियंका ने कहा, सुनिए जी, ये टूटा फूटा भगोना भी ले जाना है क्या? और ये चाय के कप, आधे के तो हैंडल टूटे हुए हैं, और ये कुकर भी खराब है। क्या ये सब भी ले जाना जरूरी है नए घर में? अरे क्यों नहीं, ये भी तो बर्तन ही है, काम तो आते हैं। थोड़ा टूट फूट गया है, कहीं कहीं से फट गए, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हम तो एसी में खाते आए हैं भाई। अरे पर नए घर में नए बर्तन अच्छे लगते हैं। नए बर्तन की क्या जरूरत है? मकान नया होगा, बस यही काफी है। बर्तन पुराने हो तो भी खाने का स्वाद तो वही रहेगा ना। बेटा, नए घर में नई चीजें लेनी चाहिए, घर अच्छा लगता है। मम्मी, फालतू खर्चे क्यों करना? पहले मकान का लोन निपटा ले, बाद में देखेंगे। बर्तनों के मुद्दे को यहीं खत्म करते हुए रवि सीधे ओमकार के पास जा बैठा, हाथ में डायरी और पेन लेकर। पापा, मेहमानों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले शर्मा अंकल, फिर वर्मा जी, और हाँ, दीपक भैया और रीमा भाभी को बुलाना ही है। बेटा, तुम्हारी सुनीता आंटी को भी बुला लेना। पुराने घर में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ पापा, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। और हाँ, डेकोरेटर को भी बुलाना है। डेकोरेटर को बुलाने से पहले घर के पंखे तो ठीक करवा लो। प्रियंका, तुम अपने काम पर ध्यान दो। पापा, मैं डेकोरेटर से कह दूंगा गार्डन में लाइट्स लगा दे, हॉल में बलून और फूलों की आर्च। सबको लगे कि ये घर सच में रवि का ड्रीम हाउस है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पूरा टाइम पैकिंग में निकल गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब रवि का परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। आज वहां घर की ओपनिंग थी, इसलिए एक छोटी सी पार्टी भी थी। पार्टी में धीरे धीरे सभी लोग आने लगे। पार्टी में आई सुनीता ने शोभा से कहा, अरे वाह शोभा, इतना बड़ा और सुंदर घर, सच कहूं तो महल जैसा है। हाँ, ये घर रवि ने अपनी पसंद से बनवाया है। हम भी इस घर को आज पहली बार देख रहे हैं। शोभा, लेकिन ये साड़ी ये फटी हुई है ना। आज घर में पार्टी है, घर की ओपनिंग है, और तू इस फटी साड़ी में। हाँ बहन, क्या है ना, ये साड़ी पुरानी है लेकिन आरामदायक है तो पहन ली। अरे रवि बेटा, इतना पैसा लगाकर नया घर बना लिया, लेकिन माँ को नई साड़ी नहीं दिलवाई। ऐसे घर का क्या फायदा जिसमें माँ बाप को ही ठीक से न रखा जाए। आंटी, मम्मी तो घर पर ही रहती है, कहीं जाना तो है नहीं उनको, तो साड़ी बाद में दिला दूंगा। अभी पहले ये बड़ा मकान बहुत जरूरी था। बेटा, बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि जब माँ बाप खुश ना हो तो घर चाहे महल हो, उसकी चमक फीकी ही रहती है। अब वो आंटी, आप पार्टी एंजॉय करिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। सुनीता की बात सुनकर रवि थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया। उसे भी सुनीता आंटी की बात कहीं न कहीं चुभ गई थी, लेकिन फिर बात को टालते हुए वो बाकी मेहमानों को देखने लगता है। पार्टी में हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन कुछ मेहमानों के मन में सबके पुराने फटे कपड़े देखकर सवाल भी उठ रहे थे। तभी दीपक भैया और रीमा भाभी खाने के टेबल पर गए। रवि भी खाने के टेबल पर ही था। अरे भाई, ये क्या, प्लेट तो डेंट पड़ी हुई है और ये चम्मच हिलाते ही टेढ़ी हो रही है। और ये कप देखो, हैंडल टूटा हुआ है। इतना बड़ा नया घर और बर्तन, बस भगवान भरोसे। अरे भाभी, इसमें क्या है, काम तो चल रहा है ना। चाय का टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा कप बदलने से। रवि, बात स्वाद की नहीं है, बात मेहमानों की इज्जत की है। और सिर्फ मेहमानों की नहीं, अपने परिवार की भी। घर बाहर से कितना भी चमकदार हो, अगर अंदर की चीजें टूटी फूटी हो तो लोग समझ जाते मालिक कैसा है। और प्रियंका, तुम भी चुप क्यों हो? इतना कुछ होते हुए भी तुम रवि भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन रवि को लगता है कि घर में ये टूटे बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना तो वही है। ये मेरी एक नहीं सुनते, बस एक ही जुनून सवार है, पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का। देख भाई, बर्तन बदलना तो छोटी बात है, लेकिन माँ बाप, बच्चे और बीवी की जरूरतें पूरी करना, ये तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह खर्च करना असली समझदारी है। इतना सुनकर वहां खड़े ओमकार भी बोल पड़े। रवि बेटा, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसमें रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तूने मकान बदल दिया लेकिन घर की हालत वही की वही है। बेटा, हमें महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा बेटा हमें महसूस कराए कि हम उसके लिए मायने रखते हैं। हाँ, और बच्चों को सिर्फ स्कूल फीस नहीं बल्कि और भी जरूरत की चीजें, आपका वक्त और प्यार चाहिए। रवि के कानों में ये सारी बातें गूंजने लगी। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया हो। सबकी बातें सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है। शायद आप सब सही कह रहे हैं। मैंने घर तो बड़ा कर लिया लेकिन उसमें खुशी का सामान रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर ठीक है, कल सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए नया चश्मा और बच्चों की सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी। और प्रियंका, तुम घर के सारे बर्तन चेंज कर दो। ये रखो मेरा कार्ड, सारे पेमेंट कार्ड से ही कर देना। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल ही ये सब कर लूंगी। हाँ, अब से ये कार्ड तुम्हारे पास ही रहेगा। जो भी जरूरत हो तुम मुझे बता देना और इसमें से खर्च कर लेना। घर में सबको खुश रखना, लेकिन याद रहे फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। पैसे तो अब भी मैं जोड़ूंगा, पर घर की जरूरतें पूरी करके। ये हुई ना बात। अब मुझे तुम्हारा ये घर वाकई बहुत सुंदर लग रहा है दोस्त। दीपक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। अब रवि का घर धीरे धीरे सुधरने लगा था। प्रियंका के ससुराल में अब ना फटे कपड़े थे और ना ही टूटे बर्तन। अरे वाह वाह वाह, क्या खाना बना है। सच में अनिका बहू के आने से जैसे घर में अन्नपूर्णा का वास हो गया है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अनिका के हाथों में इतना स्वाद है कि जब से वो शादी करके इस घर में आई है, मैं तो 2 रोटी ज्यादा ही खाने लगी हूँ। भाभी, मुझे भी एक रोटी दीजिएगा, मैं और खाऊंगा। ये कच्चे आम के अचार के साथ खाना और भी स्वाद लग रहा है सच में। सच में मैं तो इसे रोज खा सकती हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको खाना अच्छा लग रहा है। ये लीजिए ठंडे ठंडे आम, आज ही बाजार से लिए मैंने। तुम्हें इस घर में आए चाहे 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन तुमने खाने से सबका मन जीत लिया है अनिका। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए ये सब करना मुझे पसंद है। इतनी गर्मी में तुम इतनी देर तक रसोई में खाना बनाती हो बहू, फिर भी कुछ नहीं कहती। अरे कोई बात नहीं ना पापा जी, अब बस कुछ ही दिन की तो बात है। इसके बाद तो ठंडी का मौसम ही आने वाला है। गर्मी अब कुछ ही दिन तक रहेगी। हाँ, ठंडी का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है। ना एसी ना पंखे ना ही पसीना, बड़ा ही मज़ा आता है ठंडी के मौसम में। भाभी, एक रोटी और दीजिए ना, और ये कच्चे आम का अचार भी दीजिएगा। ये देखो कैसा पूरा चटोरा सा बन गया है। अनिका के आने के बाद से ही सारा परिवार बड़े ही मज़े से उसका बनाया हुआ खाना एंजॉय करता था। वो जब भी खाना बनाती सब लोग उसे बड़े ही मज़े से खाते और ढेर सारी तारीफ भी करते। अरे मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ सच में। अनिका के हाथ में जादू है, जादू। जो भी खाना बनाती है इतना स्वाद होता है कि क्या ही बताऊँ। हम सब तो उसके आने के बाद से चटोरे से हो गए मानो। अब तो खाना बचता ही नहीं, सारे बर्तन खाली हो जाते हैं। कभी आओ ना तुम खाने पे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, हम लोग ज़रूर आएंगे। अब फ़ोन रखती हूँ। किससे बात कर रही थी आप माँ जी? अरे वो मेरी सहेली है ना पायल, बस उसी से बात कर रही थी। कह रही थी उसकी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, तो मैं उससे कह रही थी कि इस मामले में तो भाई मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मेरी अनिका बड़ा ही स्वाद खाना बनाती है। अरे माँ जी, आप तो हर किसी को मेरी तारीफ़ करती रहती हैं, बस इतना भी कुछ खास नहीं बनाती मैं, वही रेगुलर खाना तो बनाती हूँ। अरे ऐसा कैसे? लोगों की बहुओं के हाथों में स्वाद ही नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखो इतना चटपटा सा खाना बनाती हो, तुम्हारी तारीफ़ क्यों ना करूँ भाई मैं। अच्छा माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब ठंडी का मौसम आ गया है, हम रजाइयाँ निकाल दें सबके कमरे के लिए। हाँ हाँ अनिका, सही कह रही हो, रजाइयाँ तो निकालनी पड़ेगी अब। चलो हम सारी रजाइयाँ निकाल कर छत पर सुखा देते हैं। जी माँ जी। ठंडी आती ही घर में सबके कमरे में रजाइयाँ निकल गई थी और आज ठंडी की पहली सब्जी मेथी भी अनिका बाजार से ले आई थी। बस रसोई घर में वही काट रही थी। अब तो ठंडी आ गई है, अब तो हरी हरी सब्जियाँ भी आएगी। यहाँ सबको खाने का बड़ा ही शौक है, उन्हें अच्छी लगेगी। इस मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसकी सब्जी और रोटी बना देती हूँ।
वैसे भी मेथी आलू की सब्जी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनिका ने मेथी को अच्छे से साफ कर दिया और सब्जी बनाने के लिए रख दी। मेथी आलू की सब्जी के साथ उसने रोटी भी बनाई थी। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सामने अनिका मेथी आलू की सब्जी परोस देती है। ये ठंडी के मौसम की पहली हरी सब्जी है। हाँ, ठंडी में तो हरी सब्जियां बहुत आती है भाई। और अनिका जो भी बनाती है वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। लाओ लाओ, मेथी आलू की सब्जी यहाँ दो बेटा। जी पापा जी। सबने खाना खा लिया था। अब अनिका खाने की टेबल साफ कर रही थी, लेकिन सारे परिवार के लोग आंगन में इकट्ठा होकर आपस में कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। आज खाने में इतना स्वाद नहीं आया ना, कुछ कमी जैसा लग रहा था। हाँ माँ, आपकी बात सही है। पता नहीं आज ऐसा खाना क्यों बनाया था अनिका ने। आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ पापा सही कह रहे हैं, हो जाता है कभी कभी। भाभी हमेशा तो अच्छा ही खाना बनाती है। आज उनका मन कुछ ठीक नहीं होगा, तभी ठीक से बना नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हम सब ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल सही किया। बहू को कितना बुरा लगता अगर हम उसके खाने में कमियां निकालते तो। हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आज का खाना हमें अच्छा नहीं लगा था। सब लोग ऐसे ही जताना जैसे हमें खाना बहुत पसंद आया था। अनिका का परिवार उसे दुख ना हो इसलिए उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले दिन भी खाना कुछ खास अच्छा नहीं बना था। सब लोग खाने तो बैठे थे लेकिन कोई ज़्यादा खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें खाने में पहले ही जैसा स्वाद नहीं आ रहा था। भाभी ये लीजिए, बस मुझे एक ही रोटी चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे क्या हुआ, तुमने तो कुछ ठीक से खाया भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से खाया है। बस मेरा पेट भरा हुआ है तो मुझे एक ही रोटी चाहिए। हाँ भाभी, मैं भी डाइट कर रही हूँ तो मुझे भी एक ही रोटी चाहिए, ये लीजिए। हाँ, मेरा पेट भी कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आज मुझे भी कम ही खाना देना। हाँ बहू, आजकल मैं अभी सैर करने नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी कम ही देना खाना। ठीक है, जैसा आप सबको अच्छा लगे। कोई अनिका से कह नहीं रहा था, लेकिन आजकल किसी को भी अनिका के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि उसे दुख ना हो इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा था। मैं तो अपने लिए बाहर से नूडल्स मंगवा रहा हूँ, आप में से कोई खाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरी तो भूख ही मर गई है। पता नहीं अनिका बहू को क्या हो गया है, उसके हाथों में तो जादू था, न जाने क्यों अब ऐसा खाना बना रही है। हाँ, कुछ दिनों से तो अब खाना खाने का मन ही नहीं करता। लगता है भाभी हमें बस शुरुआत में खुश रखना चाहती थी, अब उन्होंने अच्छा खाना बनाना ही बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनिका ऐसा क्यों करेगी हमारे साथ? अरे पता नहीं, मैं तो कहती हूँ हम कुछ दिनों तक देखते हैं, शायद फिर से वैसा ही खाना बनाने लगे बहू। तुम्हारी माँ सही कह रही है, अगर उसने वैसा खाना फिर से नहीं बनाया तो फिर हम उससे कुछ कहेंगे। कुछ दिनों तक सब लोग इंतजार करते रहे, लेकिन अनिका के खाने में अब वो पहले जैसी बात नहीं थी। वो पहले की तरह ना तो खाना चटपटा बनाती थी, ना कोई ढंग की सब्जी बना रही थी। ससुराल वाले भी अब ऐसा खाना खाकर उब गए थे। ये आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं, लीजिए ना पालक की सब्जी। भाभी आजकल आप वैसा खाना नहीं बना रही है जैसा पहले आप बनाती थी। हाँ अनिका, रवि सही कह रहा है। हम लोग कई दिनों से बस इस बात को नोट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें बुरा न लग जाए इसलिए कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन मैं तो वैसे ही सब कुछ बना रही हूँ जैसा मैं पहले बना रही थी। अरे पहले खाने में अलग ही स्वाद था बहू, खाना एकदम चटपटा सा मज़ेदार सा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने को मजबूरी में बना रही हो तुम। ना कोई ढंग की सब्जी है, ना ही स्वाद, ऐसा लगता है जैसे हरी घास फूस खा रहे हैं हम। हाँ बेटा, जैसा खाना तुमने हमें खिलाया है ना, उस खाने के आगे तो ये खाना बिल्कुल बेस्वाद है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल से मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा खाना बनाऊं जिससे आप लोगों को खाने में मजा आए। अपने ससुराल वालों की शिकायत सुनकर अनिका को महसूस हुआ कि सब लोग खाने को लेकर कितने नाराज थे, इसलिए आज उसने बड़े ही अलग तरीके से खाना बनाया। सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिस पर उसने मक्खन भी लगाया और गर्मा गर्म सबको परोस दिया। ये लीजिए, आज खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। हाँ, खाना तो अच्छा है, लेकिन वो पहले जैसा स्वाद पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। योगेश बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है बेटा, लेकिन इस खाने में ना कुछ ज़रूर कमी सी है। अभी भी ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें पहले खुश करने के लिए बस अच्छा खाना खिला दिया, उसके बाद अब तुम्हें खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं?
तभी ऐसा खाना बन रहा है, हैं? हाँ भाभी, मुझे भी ना माँ की बात सही लग रही है। आजकल आप कभी पालक, कभी मेथी, कभी हरे लहसुन, कभी मटर खिला देती है हमें, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसा ही खाना बना रही हूँ जैसे मैं बनाती आ रही थी। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। मेरा खाना हो गया, मुझे और नहीं खाना, मैं चलता हूँ। देखा, आजकल तो रवि ठीक से एक रोटी भी नहीं खा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। खाना तो मुझे भी खास अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ। मुझे भी कोई ज्यादा भूख नहीं है, मैं भी चलता हूँ। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खाने में कमी क्या रह जा रही है जो उसके ससुराल वाले खाना खाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उसने बहुत सोचा लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। आज एक काम करती हूँ, बैंगन का भरता बना देती हूँ, वो शायद सबको पसंद आ जाएगा। अनिका बड़ी मेहनत से आज बैंगन का भरता बनाती है, उसके साथ रायता और पापड़ भी बनाती है। उसे यकीन था कि आज तो उसके ससुराल वालों को खाना ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो मन ही मर गया है कुछ भी खाने को अब। मैं अभी सैर पर जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लेना। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। मैं भी अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी। अब ये खाना तुम ही खा लो बहू, आज तो लगता है कोई खाना नहीं खाने वाला। अनिका को ये सब देखकर काफ़ी दुख हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है जहाँ उसकी सहेली कोमल का फ़ोन आता है। हेलो। अरे क्या हुआ, तेरी आवाज़ क्यों ऐसी लग रही है? कुछ नहीं यार, बस तुझे क्या बताऊं, जिस ससुराल वाले मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, आजकल उन्हें मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं मैं? अरे तू पहले शांत हो जा, शांत हो जा और मुझसे आकर मिल। हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अनिका अपनी सहेली कोमल से उसके घर मिलने जाती है। अनिका को परेशान देखकर कोमल उससे कहती है, ऐसा क्या हुआ है जो उन लोगों को तेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा? तूने खाने में कुछ अलग सा मसाला डालना शुरू किया है क्या? नहीं तो, मैं तो वैसे ही खाना बना रही हूँ जैसा मैं पहले बनाया करती थी। अब इस मौसम में हरी सब्जियां ही आती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। हाँ, बात तो तेरी सही है। ठंडी के मौसम में तो हरी सब्जियां ही आती है बस। अब सब्जियां जो बाजार में आएगी वही तो बनाएंगे। अरे जो लोग 3-3 रोटियां खाया करते थे, अब वो एक रोटी भी खाना पसंद नहीं करते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो उन लोगों को ये हरी सब्जियां पसंद आने लगे। अब ठंडी के मौसम में तू कच्चे आम तो ला नहीं सकती जो उन्हें परोस सके। कोमल, क्या आइडिया दिया है तूने मुझे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुझे आइडिया कहाँ से मिल गया? बस ऐसा समझ कि अब मैं इन्हें सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर मानूंगी। तो क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, मुझे बाजार जाना है, मैं जाती हूँ। मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? और आइडिया देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अरे सुन तो, मुझे भी बताती जा, आइडिया आखिर है क्या? अनीता भागते हुए बाजार जाती है, वहां से कुछ लेती है, फिर घर आती है। आज उसने सिर्फ दाल चावल बनाए थे खाने में। आज ना तो कोई सब्जी है, ना रोटी, ना कोई अलग से डिश बनाई है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? आज सिर्फ दाल चावल? जी, आज सिर्फ दाल चावल है। लगता है भाभी अब अपने सही रंग दिखा रही हैं। पहले जो उन्होंने खाना बनाया था वो सिर्फ हमें खुश करने के लिए था, है ना? आज का खाना खाकर भी तुम खुशी होने वाली हो दिव्या। दाल चावल के साथ आज है कच्चे आम का अचार, कच्चे आम का मुरब्बा और कच्चे आम की चटनी। अब खाना शुरू तो कीजिए, आप सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो बस थोड़े से ही चावल चाहिए। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन कच्चे आम की अचार दाल चावल के साथ आहा, इतनी स्वाद लग रही थी कि सबने हाथ चाट 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 कर खाना खाया। मुझे और भी चावल चाहिए भाभी। अरे पर सारे चावल तो खत्म हो गए। मेरा पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। आज तो सच में खाने में मजा ही आ गया। सच बहू, आज ऐसा लग रहा है कि पहले वाली अनिका वापस आ गई है। ये कमाल मेरा नहीं है मम्मी जी, बल्कि आपकी ज़ुबान का है। बात यह है कि जब आप गर्मी में मेरे हाथ का खाना खाते तब उसके साथ आम और आम का अचार हुआ करता था, जिससे आपको खाने का स्वाद और भी अच्छा लगता था। सर्दियों में केवल हरी सब्जियां ही आती हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरे खाना बनाने में कमी नहीं थी, लेकिन आपके खाने के स्वाद में बदलाव था, जिसका दोषी आप मुझे ठहरा रहे थे। इसलिए जब मुझे लगा कि आप लोगों को अगर सर्दियों की हरी सब्जियां खिलानी है तो आपको गर्मी के मौसम के कच्चे आम के अचार भी खिलाने पड़ेंगे, इसलिए मैं बाजार जाकर ये सब लेकर आई थी।
हाँ, इतने दिनों से बहू हमें इतना कुछ खिला रही थी, फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। आज सिर्फ दाल चावल है, फिर भी हमें इतने अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहू के खाने में कोई कमी नहीं थी, हम ही आम के मौसम से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। अनिका बहू, हम सबको माफ कर दो। आज से हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां खाने की कोशिश करेंगे। हाँ भाभी, सॉरी, हमने आपको गलत समझा। हाँ, जबकि गलत तो हम थे जो कि गर्मियों के मौसम में ही अटके हुए थे। लेकिन आज से हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हम सब सर्दियों की हरी सब्जियां भी खाएंगे। हाँ, लेकिन ये कच्चे आम के अचार के साथ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि मैं आप सबको सर्दियों के मौसम की हरी सब्जियां खिलाकर ही रहूंगी। हाँ, जब तक तू ये कोशिश करेगी हम सर्दियों की हरी सब्जियां खा लें, तब तक तो फिर से गर्मी का मौसम आ ही जाएगा। लेकिन अब मुझे एक और चीज चाहिए। अभी? अब क्या चाहिए तुम्हें? चावल। दिव्या और आकाश की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका छोटा सा प्यारा सा परिवार था, जिनके साथ उनके हंसी खुशी के पल बीतते थे। चलो सब लोग, खाना लग गया है। अरे बहू, मुझे बुला लेती, मैं तो बैठी ही थी। अरे माँ जी, आप क्यों काम करेंगी, मैं हूं ना। आप आइए, खाने के लिए बैठिए। अरे गोलू और चिंकी कहाँ है? हम यहाँ मम्मी। आओ, चलो जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ। पापा, मुझे खाना नहीं खाना। अरे तो क्या खाना है मेरी बच्ची को, बताओ, पापा लेकर आएंगे। कोई कुछ लेकर नहीं आएगा, आपने ही इन दोनों को बिगाड़ के रखा है। अरे अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा तो और किसे बिगाड़ूंगा। पापा प्लीज, आज बाहर खाना खाने चले, पास्ता खाएंगे। मेरी बेटी को पास्ता खाना है, चलो चलते हैं। आकाश, पर मैंने इतना सब बनाया है, ये कौन खाएगा? अरे सुबह मुझे ऑफिस में डाल करते थे ना, कोई बात नहीं। मतलब अपने बच्चों के लिए आप रात का खाना सुबह टिफिन में लेकर जाएंगे? हाँ, अब जल्दी करो ना, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो ना। वैसे भी कितना वक्त हो गया है, पूरा परिवार हम साथ में कहीं नहीं गए। ठीक है, हम सब तैयार हो जाते हैं। और आज हम दिव्या के पसंद की होटल में चलेंगे। आपको पता है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति और ऐसा ससुराल मिला है। अरे ठीक है, आप जल्दी करो और तैयार हो जाओ। चलो बच्चे, जल्दी करो। दिव्या ने अपनी जिंदगी बस अपने परिवार के आसपास ही समेट ली थी और आकाश भी एक जिम्मेदार पति था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। दिव्या, आज मुझे आने में देरी हो जाएगी, ठीक है? ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, लेकिन खाना वक्त पे खा लेना। हाँ पक्का खा लूँगा। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर सो जाना, मेरे इंतज़ार में बैठी मत रहना, ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, आपको रात को भूख लगी तो। अरे इतनी मेहनत मत करो, मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लूँगा। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा दिव्या, मैंने चिंकी और गोलू के लिए एफडी करवा दी है, सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए भी कुछ एफडी करवा कर रख दूँ। अरे मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की, आप है ना मेरे लिए। अरे हाँ, पर भविष्य का क्या भरोसा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कोई चिंता नहीं। आपके साथ तो मैं कहीं भी कैसे भी रह सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आकाश और दिव्या का परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इसके पीछे का सच शायद अभी तक दिव्या को भी नहीं पता था कि आकाश का प्यार उसके लिए बस एक दिखावा था, जबकि उसका रिश्ता अब किसी और से जुड़ गया था। कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलेंगे? तुम्हें तो सब कुछ पता है, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ। जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनी थी तब से लेकर आज तक तुम मुझसे हर बात शेयर करते आए हो। मेरा परिवार है, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ कि मैं उनके लिए दूसरी मम्मी लाना चाहता हूँ। हम दोनों को कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही होगा ना कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। हम दोनों को साथ हुए 2 साल हो गए हैं, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो हम दोनों की शादी करवा दे? अरे मेरी माँ दिव्या को बहुत पसंद करती है, मैं उनसे कैसे कह दूं कि मुझे दूसरी शादी करनी है।
तुम्हारी माँ दिव्या की सास बाद में है, तुम्हारी माँ पहले है। अगर तुम उससे कहोगे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मेरे साथ ही खुश रहोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी बात समझेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। आखिरकार वो मेरी माँ है, मेरी खुशी को ज़रूर समझेंगी। मैं तो कहती हूँ हमें सही मौका देकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं सही मौका देखकर उनसे हम दोनों की शादी की बात करता हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर दिव्या भी उसी घर में रहे तो, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आकाश अपनी सेक्रेटरी शीना के साथ 2 साल से रिश्ते में था, लेकिन उसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर अब शीना उस पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी माँ से उसके बारे में बात करे, जिससे वो दोनों शादी कर सके। अरे आकाश, दिव्या का जन्मदिन आ रहा है, तूने कुछ सोचा है उसे क्या तोहफा देगा? अरे कितनी चीज़ें पूछी मैंने दिव्या से, लेकिन वो तो हमेशा यही कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे उसे तो किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तू उसके लिए अच्छा सा तोहफा ले आना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा दूँ। हाँ हाँ, बनवा दे, उसे अच्छा लगेगा। वैसे भी वो जब से इस घर में शादी करके आई है तब से इस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। ठीक है माँ, मैं उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा देता हूँ। अच्छा, तू एक काम करना, हमारे राजश्री ज्वेलर्स है ना, उससे ही बनवा देना। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। हाँ माँ, ये भी सही है, मैं उनसे ही बनवा दूँगा। आकाश दिव्या के लिए राजश्री ज्वेलर्स के पास जाता है और दिव्या के लिए सोने की अंगूठी पसंद करता है, लेकिन वहाँ से वो शीना के लिए भी एक और अंगूठी लेता है। ये वाली अंगूठी दिखाना ज़रा। हाँ जी, ये देखिए, ये वाली अंगूठी तो बहुत खास है और थोड़ी महंगी भी है। हाँ, ये वाली दे दीजिए, मैं ये दोनों अंगूठियाँ कल शाम को आकर ले जाऊँगा। ठीक है जी। आकाश दोनों अंगूठियाँ शाम को आकर ले जाता। उससे पहले जानकी और दिव्या राजश्री ज्वेलर्स के पास आ जाती हैं अपने कंगन बनवाने के लिए। आइए जानकी बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। मुझे तो लगा था आकाश शाम को आएगा अंगूठियाँ लेने, आप दोनों तो जल्दी ही आ गई। अंगूठियाँ? अरे भाई साहब, आपने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। आकाश ने वो अंगूठी दिव्या के जन्मदिन के लिए बनवाई थी। अरे सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आकाश ने दोनों अंगूठियाँ दिव्या के लिए बनवाई है। 2 अंगूठियाँ? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि उसने एक ही अंगूठी बनवाई है। मुझे सरप्राइज देना चाहती होंगी इसलिए। आप उन्हें बताना मत कि हमने दोनों अंगूठियाँ देख ली हैं। अरे ठीक है, वो देखो आकाश जी तो सामने से आ रहे हैं। अरे एक काम करते हैं, हम अंदर छुप जाते हैं, उसे सरप्राइज देंगे। दिव्या और जानकी अंदर कमरे में जाकर छुप जाती हैं और इंतजार करते हैं कि कब आकाश अंगूठी लेने आए और वो दोनों उसे सरप्राइज दे। लेकिन आकाश वहाँ शीना के साथ आता है। आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये वाली अंगूठी पसंद की है, कैसी लगी तुम्हें? ये तो बहुत सुंदर है सच में। दिव्या के लिए कौन सी पसंद की है? अरे उसके लिए कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, बस ऐसे ही है। सच में आकाश, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू टू। आकाश, क्या कर रहा है तू? माँ, दिव्या, आप दोनों यहाँ? दिव्या वहाँ से कुछ भी कहे बिना चली जाती है। आकाश को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ को समझाए कि उसे शीना के साथ रहना है। सब लोग ज्वेलर्स की दुकान से निकलकर घर आते हैं। अब कुछ कहेगा कि यूं ही खड़ा रहेगा? मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे आकाश। माँ जी, वो मैंने अपने बेटे से पूछा है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही बीच में आकर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आकाश, जवाब दे मुझे कि ये सब क्या चल रहा है? माँ, मैं और शीना 2 साल से साथ में हैं। मैं कब से आपको बताना चाह रहा था कि मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ आपको अभी सब कुछ पता चल गया। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे। क्या होगा जब गोलू और चिंकी को पता लगेगा कि उनके पापा ये सब कर रहे हैं? माँ, मैं शीना के साथ खुश हूँ। दिव्या और मेरी शादी पापा ने करवाई थी। दिव्या अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ और आपको पता है कि शीना इतनी अच्छी है कि उसने कहा कि दिव्या भी हमारे साथ रह सकती है। तो सच में शीना के साथ इस घर में दूसरी शादी करके रहना चाहता है? हाँ माँ, और दिव्या तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम भी इस घर में रह सकती हो। आप एक ही घर में 2-2 बीवियां रखना चाहते हैं? मैं शीना के साथ शादी करने के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम इस घर में चिंकी और गोलू के साथ रह सकती हो। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में है तो जा रख ले 2 बीवियां। आखिर माँ के लिए बच्चे की खुशी ही तो सब कुछ होती है। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। गोलू और चिंकी के आखिरी 2 महीने हैं स्कूल के, उसके बाद मैं उन्हें इस घर से ले जाऊंगी। 2 महीने बाद आकाश तो दिव्या को तलाक दे देना, लेकिन तब तक शीना इसी घर में रहेगी। हाँ माँ, जैसा आप कहें। मैं जानती थी आप जरूर मान जाएंगी। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी से आओ। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति और सास ने उसे एक पल में ही पराया कर दिया है। जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी परिवार ने उसे एक ही पल में छोड़ दिया किसी और के लिए। अब इस घर में दिव्या की जगह शीना ने ले ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ मान गई और तुम मेरे साथ इस घर में हो। मैंने कहा था ना, हर माँ अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन शीना, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे लिए माँ और बच्चे दोनों बहुत मायने रखते हैं। तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। इस घर में दिव्या के जाने के बाद तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने... हम उसे इस घर से चले जाने के बाद बहुत पैसे देंगे। वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकती है आकाश। हाँ, पर... बस अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को और माँ को भी अच्छा लगेगा। शीना जान की सदन में दिव्या की जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने आज खाना भी बनाया। लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी कि खाना सिर्फ आकाश को नहीं खाना, पर बच्चों को और जानकी को भी खाना है। पापा, इसमें बहुत मिर्ची है, मेरा मुंह... आंटी, आपने इतना तीखा खाना बनाया है, हमारा मुंह ही जल गया। चिंकी बेटा, ये लो, दही खा लो। शीना, दही कहाँ है? दही तो मैंने मंगवाया नहीं। अरे, घर में बच्चे हैं और तुमने दही नहीं रखा? देखो, अब उनका मुंह जल रहा है। अरे तो पानी पी लो। अरे बच्ची है छोटी सी, पानी से मुंह की जलन नहीं जाएगी। और मैं भी इतना तीखा नहीं खा सकती, मुझे तो बीपी की तकलीफ है। लेकिन आकाश को तो ऐसे ही खाना पसंद है। पापा, पापा, मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से दही दो ना। चिंकी, ये लो दही बेटा। तुम कहाँ से लाई दही? वो मैं बच्चों के लिए दही घर पे ही जमा देती हूँ, इसलिए पहले ही जमा कर फ्रिज में रखती थी। शीना, आगे से खाना बनाते वक्त ध्यान रखना, घर में माँ और बच्चे भी हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम तो खा लो। यहाँ मेरे बच्चे और माँ खाना नहीं खा पा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? शीना को लग रहा था कि उसे सिर्फ आकाश को अपने बस में करना है, लेकिन उसे क्या पता था कि आकाश की जान तो उसके बच्चों में बसती थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने आज की फिल्म की टिकट निकलवा दी है। आज गोलू के स्कूल में फंक्शन है, वहाँ जाना था ना मैं। वहाँ दिव्या चली गई है, हम दोनों फिल्म में चलते हैं ना। दिव्या गई है तो मुझे भी जाना होगा, मैं उसका पिता हूँ। अरे वहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, गोलू की माँ गई है काफ़ी है। वैसे भी वो इतना कुछ खास करेगा नहीं, बस पेड़ बनाए फंक्शन में। आज मेरा बेटा पहली बार कुछ करने जा रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ खास नहीं करेगा। देखो शीना, आज पहली और आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमसे भी ज्यादा। हाँ तो अपने बच्चों के साथ रहना था, मेरे साथ क्यों रह रहे हो फिर? भाड़ में जाओ तुम। शीना! आकाश को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि शीना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती है। उसके लिए घर परिवार ज्यादा मायने नहीं रखता था। ये शीना अभी तक आई नहीं? घड़ी देखो, रात का 1 बज रहा है। उसे कहा था पार्टी में जा रही है। ये लो आ गई। आप लोग अभी तक सोए नहीं क्या? तुम घर से इतनी देर से गायब थी तो हम सब परेशान हो रहे थे। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आप परेशान हो रही हैं? और ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है आपको दिव्या बहुत पसंद है और आपके पोते पोती भी आपके साथ मिले हुए हैं। देखा बेटा, ये है इसकी तमीज़, बड़ों से बात करने की।
शीना बस बहुत हो गया। एक तो तुम रात के 1 बजे पार्टी करके आ रही हो और मेरी माँ से ऐसे बात कर रही हो। हाँ तो कौन सा पहली बार पार्टी से लौट रही हूँ, तुम्हें भी पता है मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बदल सकती हो। तुम्हें दिव्या जैसी पत्नी चाहिए आकाश, शीना जैसी नहीं। और मैं दिव्या नहीं बन सकती जो पढ़ी लिखी होकर गवारों की तरह तुम्हारी सेवा करे, समझी? सच कहा तुमने। मुझे दिव्या के अलावा और कोई पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम में भी दिव्या को ही ढूंढ रहा था। लेकिन तुम कभी भी दिव्या जैसे नहीं बन सकती। मुझे बनना भी नहीं है दिव्या जैसे, है क्या वो? बस खबरदार, जो दिव्या के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो। अच्छा हुआ कि माँ ने कहा तुम 2 महीने के लिए यहाँ रहो। इसी बहाने मुझे पता तो लगा कि दिव्या क्या है और तुम क्या हो। दिव्या ने मेरी जिंदगी को, मेरे घर को संवारा है। मुझे सिर्फ खुशियाँ दी है और तुमने सिर्फ परेशानी। हाँ तो मुझे भी तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए जो माँ और बच्चों के बीच में फंसा हुआ हो। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। मैं जा रही हूँ इस घर से। तो मैंने तुम्हें रोका भी नहीं है। शीना के घर से चले जाने के बाद आकाश दिव्या से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब क्या मुहूर्त निकलवाएगा माफी मांगने के लिए? समझ में नहीं आ रहा कैसे माफी मांगू। माफी के बदले बस एक वादा कीजिए, आज के बाद हमारे परिवार और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद अगर माँ कहेगी ना कि रख ले 2 बीवियाँ, तब भी मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ, ऐसे कोई अपने बेटे का घर तोड़ता है क्या? आपने कैसे कह दिया कि रख ले 2 बीवियाँ? अरे मैं नहीं कहती तो तुझे पता कैसे चलता है कि 2 बीवियों में बेस्ट कौन है? पापा आपको 2 बीवियाँ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में 2 बीवियाँ नहीं चाहिए।